हे एवरीवन, आई होप आप सभी समरी सीरीज को फॉलो कर रहे हो। पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा समरी सीरीज की, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में थर्ड चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का, यानी इस वाली बुक का, एंशिएंट हिस्ट्री का, दैट इज किनशिप, कास्ट एंड क्लास। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 40 मिनट्स में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। कहने के लिए समरी है, लेकिन डिटेल में ही सारी चीज़ें मैं कवर करवा रहा हूँ। चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। देखो, ये यहाँ पर आप देखोगे इस वाली बुक में 4 चैप्टर्स हैं, तो हम तीसरे चैप्टर की तरफ चले गए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इस वाले चैप्टर को, लास्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे इस वाली बुक का, राइट। सो चैप्टर नेम इज किनशिप, कास्ट एंड क्लास। सो आई होप आप सभी काफ़ी एक्साइटेड हो एंड चैनल को सब्सक्राइब आप सभी ने कर लिया है। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ऐसे ही बहुत ही काम की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। ऑल राइट, इस चैप्टर में हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये जो चैप्टर है ये डील करता है विद द सोशल हिस्ट्री। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से महाभारत का क्रिटिकल एडिशन बनाया जाता है। मतलब मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर के बारे में हम बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब बैकग्राउंड बताऊंगा पूरा। अभी आप टॉपिक्स देख लो कौन कौन से हम पढ़ेंगे। हम इसमें ये देखेंगे फैमिलीज किस प्रकार की रहती थी उस टाइम पे, पैट्रीलिनी, मैट्रीलिनी जैसे कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अबाउट कि उस पर्टिकुलर टाइम पे, जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की हम स्टडी करेंगे, यानी 600 BCE से लेकर 600 CE की। आपको याद होगा मैंने आपको चैप्टर 2 में बताया था कि हमारा चैप्टर 2 थर्ड एंड फोर्थ का जो टाइम पीरियड है वो सेम है। तो इसी सेम टाइम पीरियड यानी कि 1200 जो ईयर्स की हिस्ट्री है, उसकी हम सोशल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सोसाइटी किस टाइप की थी, तो वी विल स्टडी अबाउट द फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ मैरिजेस, इसको लेकर रूल्स वगैरह, गोत्र ऑफ वीमेन, गोत्र सिस्टम, वर्ण सिस्टम के बारे में बात करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट कि अनटचेबिलिटी किस प्रकार से सामने आती है। हम ये देखेंगे जेंडर के बेसिस पे और वर्ण के बेसिस पे प्रॉपर्टी एक्वायर करने के क्या राइट्स थे, रिसोर्सेज को एक्वायर करने के क्या राइट्स हुआ करते थे। और हम ये देखेंगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ करता था। वी विल स्टडी अबाउट महाभारत की, महाभारत के ऑथर कौन है, डेट्स, कब उसको लिखा गया, क्या कंटेंट है उसका, राइट। और महाभारत को क्यों डायनामिक टेक्स्ट कहा जाता है। तो ये सभी के सभी हमारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। और राइट, देखो कंडीशन क्या है, चीज़ क्या है, मतलब हमें ये देखना है कि हम इस चैप्टर में पढ़ क्या रहे हैं, यानी बैकग्राउंड। आप ये देखोगे हमने पिछले चैप्टर में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ देखी थी, किस टाइम पीरियड की, 600 बिफोर कॉमन एरा से लेकर 600 कॉमन एरा तक की, यानी कि हमने 1200 साल का इतिहास जाना था, ये आप जानते हो। इसी सेम टाइम पीरियड की इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री में वी विल स्टडी अबाउट कि लोगों की जो लाइफ थी वो कैसे होती थी, यानी शादियाँ किस प्रकार की होती थी, किस टाइप की फैमिलीज थी, गोत्र सिस्टम, वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पता कैसे लगा, विद वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट जो कि है महाभारत। ठीक है, महाभारत। और इसके साथ साथ धर्मशास्त्र हो गए, धर्म सूत्रास हो गए, इनके थ्रू भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है सोसाइटी के बारे में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो अब इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। अब देखो, महाभारत के बारे में आप जानते हो, इवन आपने टीवी में शोज वगैरह आते हैं वो भी देखे होंगे। तो महाभारत एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इन सभी चीज़ों के बारे में पता लगाने के लिए। तो आप ये जानते हो, महाभारत हम ये बोल तो देते हैं कि हाँ लॉर्ड गणेश ने लिखी है, वेद व्यास ने उनको डिक्टेट करी थी, बट महाभारत का कोई भी सिंगल ऑथर नहीं है। ठीक है, कोई भी सिंगल ऑथर नहीं है। हमें जो है ना महाभारत, वो अलग अलग ऑथर्स ने लिखी है महाभारत को, अपने अलग वर्जन्स में लिखी है, अपनी लैंग्वेज में लिखी है। तो ये बहुत ज़रूरी था हिस्टोरियंस के लिए कि भाई इंडिया के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसमें जो भी हमें महाभारत के अलग अलग वर्जन्स मिलते हैं उनको जमा करो और उसका एक क्रिटिकल एडिशन बनाओ। क्रिटिकल एडिशन का मतलब होता है एक ऐसा एडिशन बनाना जिसमें हम जो भी चीज़ें हमें कॉमन देखने को मिलेंगी ना सभी टेक्स्ट में, उसकी किताब बनाना, ये होता है क्रिटिकल एडिशन। तो यहाँ पर आप इसको वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को रीड कर सकते हो। मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ, आपको चीज़ों को वीडियो को पॉज करके अपना खुद का एक बार रीड कर लेना है ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिले। तो क्रिटिकल एडिशन क्या होता है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, इसको आप रीड कर सकते हो। क्रिटिकल एडिशन मीन्स टू कलेक्ट ऑल द वर्जन्स ऑफ द टेक्स्ट एंड प्रिपेयर ए कॉमन टेक्स्ट फ्रॉम ऑल द वर्जन्स, यानी जो भी वर्जन्स हमें मिल रहे हैं उसका एक कॉमन वर्जन बनाना, कॉमन एक टेक्स्ट प्रिपेयर करना, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था। तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट शुरू होता है, कब होता है 1919 में, जिसके लीडर थे VS सुक्थांकर। इसमें क्या होता है,
इसमें कई सारे स्कॉलर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। इनका काम था महाभारत के जो भी हमें अलग अलग टेक्स्ट देखने को मिले हैं अलग अलग जगह से, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, उनको जमा करना, उन सभी को रीड करना और उन सभी में जो भी कॉमन चीज़ें हैं उसका एक टेक्स्ट प्रिपेयर करना, यानी उसका एक क्रिटिकल एडिशन प्रिपेयर करना। और इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, 47 ईयर्स लग जाते हैं, 13,000 पेजेस की और कई सारी वॉल्यूम्स में डिवाइडेड यहाँ पर इसको किया जाता है इस किताब को। और जो भी हमें इसमें ना बेसिकली हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। वेरिएशन का मतलब है कुछ कुछ सारी चीज़ें सिमिलर तो मिलेंगी नहीं, तो वेरिएशंस को नीचे लिखा जाता है फुट नोट्स में, यानी इनको भी लिखा जाता है। तो दिस इज द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। और हिस्टोरियंस का ये मानना था कि जो भी इन टेक्स्ट में लिखा होता था उसको फॉलो किया जाता था। बट हमें बाद में ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि भैया ऐसा हमेशा नहीं होता था कि जो भी चीज़ें इन टेक्स्ट में लिखी हैं उन सभी को फॉलो किया जाता था। कभी कभी इन चीज़ों को रिजेक्ट भी कर दिया जाता था, यानी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या फिर जो भी चीज़ें हमें महाभारत में सोसाइटी के बारे में देखने को मिलती हैं उनको रिजेक्ट भी कर दिया जाता था। इट मीन्स हमें एक्सेप्शंस भी देखने को मिलेंगे जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि रूल्स बन तो रहे हैं सोसाइटी में बट हर कोई उनको फॉलो नहीं कर रहा है। नाउ अब हम ये देखते हैं कि महाभारत के थ्रू और भी जो टेक्स्ट है उनके थ्रू हमें लोगों की सोसाइटी के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में क्या क्या पता लगता है। वी विल स्टार्ट विद दी बेसिक जो यूनिट है दैट इज फैमिली। फैमिली से हम स्टार्ट करते हैं। हमें फैमिलीज की इंफॉर्मेशन मिलती है। फैमिलीज के लिए टर्म यूज किया जाता है, मतलब उस टाइम पे ना अलग अलग प्रकार की फैमिलीज होती थी। कुछ ऐसा मानते थे कि भाई जो ब्लड रिलेशन के लोग हैं उन्हीं को ही फैमिली का पार्ट मानते थे, यानी सगे भाई बहन, माँ बाप, ऐसे करके, फादर मदर, राइट। कुछ मानते थे अपने रिलेटिव्स को भी फैमिली का पार्ट, यानी एक फैमिली लार्ज नेटवर्क होता था पीपल का जिसमें रिलेटिव्स भी आते थे, आपके कजन्स हो गए, मैटरनल साइड के, पैटर्नल साइड के। इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है जो कि किनशिप कह लो या किनफोल्क कह लो, जिसमें आपके रिलेटिव्स भी फैमिली का पार्ट माने जाते हैं। हमें ना मोस्टली जो ऐसी फैमिलीज हैं जो कि रूलिंग फैमिलीज हो गई, यानी कि एलिट फैमिलीज, हमें उनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। हमें लोगों की कॉमन लाइफ के बारे में, ऑर्डिनरी पीपल की जो फैमिली होती थी उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। बट तब भी आपकी बुक में कुछ टर्म्स गिवन है। पहला टर्म है कुल। कुल एक छोटी सी फैमिली की बात हो रही है, एक बेसिक यूनिट है ये फैमिली, राइट। वंश आपको पता होगा ना, जिसमें आपकी जनरेशन्स आती हैं, आपका वंश जो चला आ रहा है, लीनिएज आपकी चली आ रही है। मतलब ये एक छोटा टर्म है। फिर उससे बड़ा टर्म आपको ये देखने को मिलेगा, फिर इससे बड़ा टर्म आपको पूरी एक जाति देखने को मिलेगी, जाति। तो ये आप सीरीज याद रखना, कुल, वंश और जाति। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो कि उस टाइम पे फॉलो की जाती थी, दैट इज पैट्रीलिनी। देखो आपको पता है पुरुष प्रधान सोसाइटी थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। इसमें पैट्रीलिनी जो चीज़ है उसको फॉलो किया जाता था। पैट्रीलिनी का मतलब बहुत ही सिंपल है, जिसमें क्या होता है, जो भी फादर की प्रॉपर्टी होती है, फादर की जो प्रॉपर्टी है, फादर का जो नाम है, वो फादर से, फादर की डेथ के बाद उसके बेटे को मिलता है, फिर उसके बेटे को मिलता है। ये चीज़ मतलब कंटिन्यू रहती है, बेटे को ही दिए जाते हैं सारे के सारे रिसोर्सेज। इसे पैट्रीलिनी हम बोलते हैं, राइट। अगर मान लो कोई फादर है जिसका कोई भी बेटा नहीं है, तो उसका कोई भाई होगा छोटा फादर का, उसको मिल जाएंगे रिसोर्सेज, प्रॉपर्टी कह लो, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हो कोई राजा है, राइट, उसका कोई बेटा नहीं है, तो किसको मिलेंगे रिसोर्सेज? उसके राजा के भाई को या भाई के बेटे को, राइट। कभी कभी हमें ऐसे एक्सेप्शन भी मिल जाते हैं, लाइक प्रभावती गुप्त का आपको पता होगा ना। प्रभावती गुप्त के बारे में हमने पिछले चैप्टर में बात करी थी, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर थी। होता क्या, इनकी शादी होती है वकाटक डायनेस्टी के एक राजा के साथ, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है। फिर यहाँ पर क्या होता है, फिर इनका जो बेटा था वो छोटा था, उनके बिहाफ में, अपने बेटे के बिहाफ में ये रूलर बनती हैं। तो ये किसी की डॉटर ही तो हैं, किसी की वाइफ ही तो हैं। वीमेन को अलाउ नहीं किया जाता था कि वो प्रॉपर्टी एक्वायर करे, रिसोर्सेज एक्वायर करे, बट ये हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है। तो दीज आर एक्सेप्शन, अगर सन नहीं है तो। इवन आप ये भी देखोगे, आपको ये पता होगा महाभारत को ही हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। आपको पता होगा जो आपको विचित्र वीर्य मिलेंगे, यानी कि जो पांडु और धृतराष्ट्र के जो फादर थे, उनका जो बड़ा बेटा था दैट वॉज धृतराष्ट्र, राइट। लेकिन वो ब्लाइंड थे, तो वो ब्लाइंड थे, इसीलिए हमें ये देखने को मिलेगा जो पांडु हैं उनको राजा बनाया जाता है।
ठीक है, उनको राजा बनाया जाता है। तो आप ये देखोगे कंसेप्ट ये था कि बड़ा बेटा है, उसको ही रिसोर्सेज मिलेंगे, प्रीमोगैनेचर यानी वही राजा बनेगा। बट कभी कभी हमें एक्सेप्शन भी देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर पांडु की डेथ हो जाती है तो धृतराष्ट्र को फिर राजा बना दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको महाभारत में भी देखने को मिल जाएगी। मैट्रिलिनी का मतलब होता है, और एक बात और जान लो, पैट्रिलिनी खाली रूलिंग फैमिलीज में नहीं होती थी, बल्कि हमें इसका जो एविडेंस है वो ऋग्वेद में भी देखने को मिल जाएगा। यानी ब्राह्मण्स भी और वेल्दी मैन भी इसको यूज करते थे, मतलब इसको फॉलो करते थे। अब बात करते हैं मैट्रिलिनी की। मैट्रिलिनी का मतलब होता है जब रिसोर्सेज ना मदर की साइड से मिलते हैं। इसका मतलब जब मदर का नाम आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है और रिसोर्सेज मदर की साइड से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मदर जो है वो रिसोर्सेज किसको देगी, अपनी डॉटर को देगी, फिर वो अपनी डॉटर को देगी। इस तरीके से मदर की साइड से मदर का नाम आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये एक सिस्टम चलेगा मदर की साइड से। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। उस टाइम पे केरला वाले पार्ट में कुछ कम्युनिटीज़ है जो कि फॉलो करती थी साउथ में। आज भी आपको साउथ वाले पार्ट में कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ देखने को मिल जाएंगी केरला वाले पार्ट में, जो कि इस चीज़ को फॉलो करती हैं, जिसमें मदर के नाम को आगे बढ़ाया जाता है, ना कि फादर के नाम को। तो पैट्रिलिनी मैट्रिलिनी जैसे दो कंसेप्ट्स हैं, इनके बारे में ज़रूर माइंड में रखना। अब बात करते हैं किसके बारे में, मैरिजेस के बारे में। देखो मैरिजेस को लेकर ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। जैसे कि आप आज भी सुनते हो कि ये बोला जाता है सोसाइटी में कि जो यहाँ पर हमें बेटी देखने को मिलेगी, डॉटर, वो पराया धन होती हैं। ठीक है, उनकी तो शादी हो जाएगी, वो फिर चली जाएंगी, उनका कोई भी क्लेम नहीं होता जो घर के रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर। ये चीज़ फॉलो की जाती थी उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर भी। और आपको ये देखने को मिलेगा कि जो शादी है ना किन के बाहर, किन का मतलब उनका फैमिली ग्रुप। अब ये फैमिली ग्रुप मैं बोल रहा हूँ, इसमें ना मतलब बड़ी फैमिली आ रही है जिसमें आपके रिलेटिव्स भी आ रहे हैं। तो फैमिली से बाहर शादी करना उसको डिजायरेबल माना जाता था, आउटसाइड द किन, यानी इसको बोलते हैं एक्सोगैमी, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे डिटेल में। एक्सोगैमी इसको अच्छा माना जाता था कि भाई आप अपनी फैमिली के बाहर शादी कर रहे हो, यानी जिसके साथ आप शादी कर रहे हो उसका रिलेशन आपसे नहीं है इतना, ठीक है, उसका आपसे कोई भी वैसा रिलेशन नहीं है, वो दूर से भी आपका कोई ब्रदर सिस्टर नहीं लग रहा है, राइट। यहाँ पर क्या होता था, ये भी बोला जाता था कि भाई उनको राइट टाइम पे और राइट पर्सन के साथ मैरी करनी होती थी, शादी करनी होती थी। कन्यादान जो कि आज भी आप देखते हो किया जाता है, दैट वाज द इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द फादर, जो कि उस टाइम पे भी आप देख सकते हो। इवन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप ये देखोगे धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रास में ना हमें 8 प्रकार की मैरिजेस के बारे में यहाँ पर पता लगता है, जिनमें से स्टार्टिंग की 4 को अच्छा माना जाता था और 4 को कंडेम किया जाता था सोसाइटी के अंदर। ये तो हो गई फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस के बारे में। इन जनरल हमें 4 प्रकार की मैरिजेस भी देखने को मिलती हैं। एंडोगैमी, जिसको सोसाइटी में डिजायरेबल नहीं माना जाता था, यानी जब आप विद इन द यूनिट शादी कर रहे हो, यानी विद इन द फैमिली कर रहे हो, विद इन द किनफॉल्क कर रहे हो, राइट। एक्सोगैमी, जब आप शादी क्या कर रहे हो, आउटसाइड द यूनिट कर रहे हो, जिसको डिजायरेबल माना जाता था। फिर आता है पॉलीगैमी, जिसके 2 टाइप्स हैं, पॉलीगिनी, पॉलीएंड्री। पॉलीगिनी का मतलब जब एक मैन की काफ़ी वाइफ्स होंगी, और पॉलीएंड्री जब एक विमेन के काफ़ी सारे हस्बैंड्स होंगे। इसका एग्जाम्पल तो आपको महाभारत में ही देखने को मिलता है, द्रौपदी का, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैरिजेस। अब यहाँ पर हमें गोत्र सिस्टम भी आता हुआ देखने को मिल जाता है। गोत्र सिस्टम क्या है, गोत्र सिस्टम आपको ये देखने को मिलेगा, कुछ ना आपको ऋषिज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट ऋषिज, इनके नाम पे ना गोत्र सिस्टम शुरू होता है। और ये माना जाता है कि भाई जो भी सेम गोत्र को फॉलो करता है वो उस पर्टिकुलर ऋषि का क्या है, डिसेंडेंट है, राइट। तो ऋषि के नाम पे, ये जो सेजेस हैं इन्हीं के नाम पे गोत्र सिस्टम शुरू होता है। सो ईच गोत्र वाज नेम्ड आफ्टर ए वैदिक सीर, ऋषि। अब गोत्र को ये माना जाता है कि भैया गोत्र को लेकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो कि आज के टाइम पे भी फॉलो किए जाते हैं। वीमेन को ये बोला जाता था कि फादर का गोत्र उसे छोड़ना पड़ेगा शादी के बाद, और अपने हस्बैंड का जो गोत्र है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। और सेम गोत्र के मैरी भी नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, बिकॉज ये माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उनका रिलेशन होता है, सेम फैमिली को बिलोंग कर रहे होते हैं वो। तो ये चीज़ आप आज के टाइम पे भी देखते हो, बहुत जगह पे फॉलो की जाती है। और लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे तो, बट इनको हर जगह फॉलो नहीं किया जाएगा, हमें एक्सेप्शंस तो ज़रूर से देखने को मिलेंगे। और इनका एक्सेप्शन है सातवाहंस। सातवाहंस ने यहाँ पर डेक्कन वाले पार्ट में रूल किया था, और हमें ये देखने को मिलता है सातवाहंस बेसिकली एक चीज़, और मैं आपको इनके बारे में बता दूं, एक्सोगैमी को फॉलो करते थे। एक्सोगैमी जो कि डिजायरेबल नहीं थी,
ठीक है, मैरिज विद इन द यूनिट, लेकिन ये लोग करते थे और ये पॉलीगीनियस भी थे, यानी ये पॉलीगिनी को फॉलो करते थे। इनकी काफ़ी सारी वाइफ्स हमें देखने को मिलेंगी। रूल्स एंड रेगुलेशन से गोत्र को फॉलो नहीं करते थे, इसके एविडेंसेस हमारे पास हैं। फॉर एग्जाम्पल, शादी के बाद सातवाहन जो डायनेस्टी के राजा हैं, राइट, तो इनकी जो वाइफ हैं, इनकी वाइफ ने ना अपने फादर के गोत्र को कंटिन्यू रखा, अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट नहीं किया। लेकिन रूल क्या बोलता है, करना पड़ेगा आपको, फादर के गोत्र को अडॉप्ट आपको मतलब गिव अप करना पड़ेगा और अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट करना पड़ेगा। बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। सातवाहन किंग और उनकी वाइफ के गोत्र मैच भी होते थे, यानी कि सेम गोत्र में शादी भी हुई है, बट ऐसा डिजायरेबल नहीं था। तभी तो हम बोल रहे हैं एक्सोगैमी वो लोग फॉलो करते थे, ठीक है। और ये एंडोगैमी इसको फॉलो करते थे। दिस इज एंडोगैमी, राइट, दिस इज एंडोगैमी, दिस इज एंडोगैमी। यहां पर मैंने बाय मिस्टेक एक्सोगैमी लिख दिया, दिस इज एंडोगैमी, ठीक है। एंडोगैमी मतलब विद इन द यूनिट शादी हो रही है, ओके। अब हम ये बात करते हैं कि भाई क्या मदर्स इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। यस, हमें इसका एविडेंस भी देखने को मिलता है। कहां से मिलता है, सातवाहन से। अगेन सातवाहन रूलर ना पैट्रीलिनी को फॉलो करते थे, बट मदर का नाम कंटिन्यू रखते थे। मतलब अगर जब प्रॉपर्टी की बात आ रही है, किंगडम संभालने की बात आ रही है, तो वो अपने बेटे को ही देंगे वो सारी की सारी चीजें, राइट। बट अपनी मदर का नाम वो कंटिन्यू करते थे आगे, अपने नाम के आगे अपनी मदर का नाम जोड़ते थे। देवर दी मैट्रोनिमिक्स, यानी इनका नाम उनकी मदर के नाम से आता है। एग्जाम्पल के लिए गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, यानी ये वन ऑफ द पावरफुल रूलर थे सातवाहन डायनेस्टी के। इनके नाम के आगे देखो मदर का नाम जुड़ा है, इनकी मदर का नाम गौतमी पुत्र, यानी गौतमी का पुत्र श्री सतकर्णी, ठीक है। वशिष्ठी पुत्र पुलवमयी, तो यानी कि वशिष्ठी का पुत्र पुलवमयी, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो दिस शोज की मदर की इंपॉर्टेंस थोड़ी बहुत है सोसाइटी में, राइट। अब हम बात करते हैं वर्ण सिस्टम के बारे में। वर्ण सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ और कैसे ये कास्ट सिस्टम से अलग है। देखो आपको ना ऋग्वेद में, जो ऋग्वेद है उसमें कुछ मंडल्स हैं। इसमें आपको ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है ना, 10वां मंडल, इसमें आपको एक क्या मिलेगा, एक श्लोक मिलेगा, पुरुष सूक्त, जिसके बारे में ना आपकी बुक में गिवन है इन द फॉर्म ऑफ सोर्स। यहाँ पर आप पुरुष सूक्त के बारे में यहाँ पर देख सकते हो। ये हमें ओरिजिन ऑफ वर्ण सिस्टम के बारे में बताता है। ये बोला जाता है कि जो भगवान है, डिवाइन एंटिटी है, उनका जो मुख है, उनका जो माउथ है, वहाँ से ब्राह्मण्स की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। ये जो भुजा वाला पार्ट है यहाँ पर, तभी तो वो मतलब ब्राह्मण्स एक तरीके से वेद वगैरह को पढ़ते हैं, काफ़ी नॉलेज उनमें होती है। क्षत्रियों का जन्म हुआ है इनकी भुजाओं से, तभी वो तलवार उठाते हैं, राइट। वेश्यास का जन्म हुआ है इनकी थाइस से, यानी भगवान की थाइस से, भगवान डिवाइन एंटिटी। और पैरों से, यानी जो फीट हैं, उससे जन्म हुआ है किसका, शूद्र का, यानी जिनका काम है एक तरीके से ऊपर के इन तीनों वर्ण को क्या करना, सर्व करना, ये चीज़ है। तो ये ओरिजिन है वर्ण सिस्टम के बारे में। अब हम ये देखते हैं वर्ण सिस्टम के बारे में इन डिटेल हम बात करते हैं। वर्ण सिस्टम सामने आता है। स्टार्टिंग में वर्ण सिस्टम जो था ना, वो ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था। यानी कि अगर बेसिकली यहाँ पर अगर आप मान लो, अगर आप वेद को पढ़ रहे हो तो आप ब्राह्मण हो गए, आप यहाँ पर मिनिस्टर हो किंग के कोर्ट में, या फिर आप मिलिट्री में एक तरीके से सर्व कर रहे हो, आप राजा हो तो आप क्या हो गए, क्षत्रिय वर्ण में आ गए। आप खेती बाड़ी करते हो तो आप वैश्य वर्ण में आ गए। आप यहाँ पर लेबर का काम करते हो या फिर कह लो सर्विसेज देते हो दूसरे लोगों को, सर्वेंट हो, तो आप किस में, शूद्र वर्ण में आ गए। आगे चल के ना लेटर वैदिक पीरियड जब आता है, उस टाइम पर ये ऑक्यूपेशन बेस्ड हट के रिजिड हो जाता है और बर्थ बेस्ड बन जाता है। बर्थ बेस्ड का मतलब अब जिस बंदे का, मान लो जिस बंदे का जन्म ब्राह्मण वर्ण में हुआ है तो वो ब्राह्मण ही है। जिस पर्सन का जन्म वैश्य वर्ण में हुआ है, भले वो कोई भी काम करे, वैसे अलाउ नहीं था, उसे वही काम करना पड़ेगा अपने वर्ण वाला, लेकिन वो उसी वर्ण में आएगा। यानी सोसाइटी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिजिडनेस हमें देखने को मिलती है। ऑक्यूपेशन बेस्ड थे, ये बर्थ बेस्ड हो जाता है। अब यहाँ पर जो धर्मशास्त्र है, धर्मसूत्र हैं, उसमें हमें इनकी ड्यूटीज भी देखने को मिलेंगी। ब्राह्मण का काम होता था कि आपको वेद को पढ़ना है, पढ़ाना है, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने हैं, गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं। गिफ्ट कौन देता था, क्षत्रिय देते थे। क्षत्रियों का काम क्या था कि भाई ये वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे, लोगों को बचाएंगे, जस्टिस देंगे, वेदास को पढ़ेंगे, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करवाएंगे। किसके द्वारा करवाएंगे, ब्राह्मण्स के द्वारा।
गिफ्ट्स को बनाएंगे, गिफ्ट्स को बना करके किसको देंगे, ब्राह्मण्स को देंगे। वेश्यास का काम था ये एग्रीकल्चर में पैस्टोरलिज्म, जिसमें आप अपने एनिमल्स के साथ घूमते हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये करते हैं, ट्रेड करेंगे, वो वैश्य वर्ण में आएंगे। शूद्र मतलब जो कि क्या करेंगे, इन सभी के सभी जो ऊपर के वर्ण हैं इनको सर्विसेज देंगे, सर्वेंट्स इसमें इंक्लूड हमें देखने को मिलेंगे। अब इस वर्ण सिस्टम को एनफोर्स कैसे किया गया, क्यों लोग मानेंगे इस चीज को, इसको एक तरीके से मनवाने के लिए हमें 3 चीज देखने को मिलती हैं। इसको ये बोल दिया गया कि ये भगवान ने बनाया है, इसका ओरिजिन डिवाइन ओरिजिन है। और ऋग्वेद में हमें इस प्रकार के जो श्लोक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे कि भैया ओरिजिन कैसे हो रहा है, भगवान में से हो रहा है, भगवान में से चारों वर्ण की उत्पत्ति हुई है। एक तरीका था, किंग यहाँ पर एडवाइस करते थे, मतलब ये लोग किंग को, दे एडवाइज द किंग टू एंश्योर दैट कि भाई ये चीज़ें फॉलो हो उनके किंगडम में। और ये परसुएड भी करते थे ब्राह्मण वगैरह, किसको, लोगों को, कि इनका जो स्टेटस है ये इनके बर्थ पे ही बेस्ड है, यानी अगर आपका जन्म किसी पर्टिकुलर वर्ण में हो रहा है तो आप उसी वर्ण में आते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, ऑलराइट, ये बोला जा रहा है कि भाई का केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकता है अकॉर्डिंग टू दी ब्राह्मणिकल नॉर्म, और आप कह सकते हो वर्ण सिस्टम। लेकिन हमें कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी देखने को मिलेंगे कि कुछ ऐसी बड़ी बड़ी डायनेस्टीज के रूलर्स जो कि क्षत्रिय नहीं थे तब भी वो क्या बने, राजा बने। लेकिन ये चीज़ सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं थी। इससे ये पता लगता है कि रूल्स को सोसाइटी में यूनिवर्सली फॉलो नहीं किया जाता था। कुछ कुछ एक्सेप्शन भी हमें देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मौर्यंस जो थे वो लो ओरिजिन के थे, यानी इनका वर्ण लोअर लेवल का था, तब भी ये राजा बने। शुंगास एंड कानवास ब्राह्मण्स थे, तब भी इन्होंने रूल किया। शाक्स मलिच थे, यानी बाहर से आए हुए थे, बारबेरियंस आउटसाइडर्स थे। सातवाहंस ब्राह्मण थे लेकिन ये राजा बने। काफ़ी बड़ी डायनेस्टी इनकी सामने आती है। गुप्तास का ओरिजिन है, वैश्य वर्ण को ये बिलोंग करते थे, बट ये राजा बने। तो ये हमें इससे ये पता लगता है कि सोसाइटी में रूल्स बन रहे हैं बट कुछ कुछ लोग उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं जिनके पास पावर है। अब यू विल फाइंड दिस कि होता क्या है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमने ये बोल तो दिया कि भाई कोई पर्सन इस पर्टिकुलर ए काम को कर रहा है तो वो इस वर्ण को बिलोंग करता है, बी काम को कर रहा है तो वो इस वर्ण को बिलोंग करता है। बट आप ये देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें और भी कई सारे ऑक्यूपेशन देखने को मिलेंगे जिनको हम वर्ण सिस्टम में फिट नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए जाति सिस्टम का ओरिजिन होता है, जाति सिस्टम सामने आता है। आप खुद ही देखो, एक पर्सन है जो कि क्या करता है, सर्विसेज भी देता है और साथ में वो एक मर्चेंट भी है। आप उसको किस वर्ण में रखोगे? आप गोल्ड स्मिथ को, ठीक है, जो मटका बनाता है, कुम्हार हो गया, ठीक है, जो मटका बनाता है वो हो गया, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, इनको किस वर्ण में रखोगे? तो पीपल ऑफ सम ऑक्यूपेशन डिड नॉट फिट इनटू द वर्ण सिस्टम, और इसी वजह से जाति सिस्टम का एमरजेंस होता है। यानी कि वर्ण सिस्टम पहले आता है और उसी में से निकल के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जाति सिस्टम सामने आया है, जो कि आज आप जाति ही मोस्टली देखते हो, जाति सिस्टम, कास्ट सिस्टम। वर्ण को कोई भी पूछता नहीं है इतना, लेकिन वर्ण फिक्स हैं, जाति हमें फिक्स देखने को नहीं मिलेंगी। ये तो काफ़ी सारी हैं, राइट। और कुछ कुछ सेम जाति के अपना खुद का ग्रुप भी बना लिया करते थे। अब हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसे काम करने वाले भी लोग थे जिनको ना एक तरीके से बेकार माना जाता था, उनके काम को, उनको अनसिविलाइज्ड बोला जाता था। जैसे कि भाई फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो गए, फॉरेस्ट में रहने वाले, हंटिंग गैदरिंग करने वाले, इनको बेकार दृष्टि से देखा जाता था। इनके लिए हमें एक टर्म भी देखने को मिलती है जो कि बेसिकली उनके लिए यूज़ की जाती है जो आउटसाइडर्स थे, बाहर से आए थे इंडिया में, राइट, मलिच। और हमें ये भी देखने को मिलेगा एक ऐसी भी कैटेगरी के ऐसे ऑक्यूपेशन को फॉलो करने वाले भी लोग थे जिनके साथ बहुत ही बेकार ट्रीटमेंट होता था और उनको सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ही नहीं किया जाता था, एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता था। उनको इवन वर्ण सिस्टम से बाहर भी रखा जाता था। यू विल फाइंड दिस थिंग एज वेल। और वो हमें अनटचेबल्स देखने को मिलेंगे। और हमें इन अनटचेबल्स के बारे में एक टेक्स्ट है जो कि है मनुस्मृति, इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है। मनुस्मृति में इनकी ड्यूटीज़ के बारे में मेंशन है। तो वो कौन से काम है? इनका काम हुआ करता था कि भाई ये लोग क्या करते थे, गटर को साफ करते थे, ऐसी डेड बॉडी को दफनाते थे जिनका कोई भी रिश्तेदार रिलेटिव नहीं होता था। इनको अनटचेबल्स बोला जाता था, चांडाल्स इनको बोला जाता था। ड्यूटीज़ कौन कौन सी मेंशन है? तो यू विल फाइंड कि भाई इनको ऐसे डेड एनिमल को या डेड बॉडी को दफनाना है जिसका कोई भी रिलेटिव नहीं है। ये विलेज से बाहर रहते थे, बेकार बर्तन यूज़ करते थे, ऑर्नामेंट पहनते थे आयरन के, ये रात में स्ट्रीट में नहीं आ सकते थे। काफ़ी सारे रिजिड रूल्स थे इनके लिए। इवन उस टाइम पे चाइना से एक पिलग्रिम आ रहे थे एज अ ट्रैवलर, ट्रैवल करने के लिए, फायान। उन्होंने इनके बारे में एक बहुत ही
एक तरीके से इंटरेस्टिंग बात बताई है, जो कि ये है कि इन्हें ना ताली या फिर ड्रम वगैरह बजाने पड़ते थे, ताकि जब वो मेन रास्ते में आ रहे हैं, स्ट्रीट्स में आ रहे हैं, ताकि जो भी यहाँ पर लोग हैं और भी लोग हैं ऊंची कास्ट के, वो इनकी तालियों की या ड्रम की आवाज़ सुन के अपने घर में अंदर वापस चले जाएं, यानी इनको देखने से भी वो बचते थे। इस हाई लेवल की अनटचेबिलिटी हमें इंडिया में उस टाइम पे प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। हुआन सांग जैसे जो आपको अनदर मिलेंगे बेसिकली चाइना से आए हुए पिलग्रिम, ये भी बताते हैं कि इनको फोर्स किया जाता था कि ये सिटी से बाहर रहें। तो ये कंडीशन थी इनकी उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। इसीलिए तो बी आर अम्बेडकर जो कि अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में थे, ये यहाँ पर क्या करते हैं, मनुस्मृति को जला देते हैं। आई होप आपने इस चीज़ के बारे में सुना होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप कोई क्वेश्चन बैंक की बुक सर्च कर रहे हो तो आप ये वाली बुक ले सकते हो। दिस इज़ द बुक बाय ओसवाल पब्लिशर्स। ये बाय द वे हिस्ट्री की बुक है। इसको एक बार मैं आपके सामने शो कर देता हूँ। काफ़ी बेस्ट बुक है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके थ्रू आप अपनी तैयारी कर सकते हो। इस बुक में बेसिकली आपको सभी चैप्टर्स के ना शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, जिनके थ्रू आप अपना रिवीजन कर सकते हो। और एग्ज़ाम के लिए जो भी आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, जितने भी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस, राइट। इसमें आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, यू विल फाइंड द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, राइट। इवन आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे प्रॉपर मार्किंग के साथ में। पीवाईक्यूज भी आपको मिल जाएंगे जो भी पास्ट में क्वेश्चंस आए हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप आराम से अपना पढ़ सकते हो। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जिनमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उनके भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर इस बुक में मिल जाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया बुक है, इस बुक को आप बाय कर सकते हो। ये बुक आपको और भी बाकी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स की भी देखने को मिल जाएगी। इस बुक का लिंक आपको, इन सभी बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है इन दी फॉर्म ऑफ टेस्ट, तो आप oswal.io पे आके, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप यहाँ पर लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद ना आप अपना खुद का टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने इकोनॉमिक्स का कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक है, उसका आपको एक टॉपिक का टेस्ट देना है, तो आप अपना खुद का टेस्ट जनरेट करके, वेदर इट इज ऑफ एमसीक्यूज या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आप अपना खुद का टेस्ट जनरेट कर सकते हो। और उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद, सबमिट करने के बाद, आपको उस टेस्ट का यहाँ पर फीडबैक भी मिल जाएगा टीचर्स के द्वारा। तो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है तैयारी करने के लिए। तो इस वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। अब हम ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी एक्वायर करने के या फिर रिसोर्सेज एक्वायर करने के जेंडर को लेकर और वर्ण को लेकर क्या राइट्स थे, यानी कौन कितना वेल्दी होता था अकॉर्डिंग टू दी जेंडर एंड अकॉर्डिंग टू दी वर्ण। जेंडर के बेसिस पे अगर हम देखें, आपको पता है कि भैया पैट्रीलिनी जो सिस्टम था वो यहाँ पर था, तो काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिलते थे सन को, बेटे को, स्पेशली जो बड़ा बेटा है उसको मिलते थे। यानी प्रीमोगेनेचर का कंसेप्ट होता था कि राजा के मान लो 5 बेटे हैं, तो उनमें से जो बड़ा बेटा होता था वो यहाँ पर रूलर बनता था। ये प्रीमोगेनेचर का कंसेप्ट हमें देखने को मिलेगा। वीमेन का कोई भी क्लेम नहीं होता था रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है, वीमेन का कोई भी क्लेम नहीं होता था रिसोर्सेज के ऊपर। और यहाँ पर लेकिन उन्हें जब उनकी शादी हो रही है, शादी में उन्हें जो भी दिया जा रहा है एज अ स्त्रीधन, ठीक है, ये इसके ऊपर उनका अधिकार होता था। और यू विल फाइंड दिस थिंग कि हमें इसका एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है प्रभावती गुप्त, जिनके पास तो काफ़ी भाई पूरी वो क्वीन ही बन जाती हैं, रूलर ही बन जाती हैं। तो ये एक्सेप्शन है। इससे ये पता लगता है कि भाई रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, रूल्स को यूनिवर्सली फॉलो नहीं किया जा रहा है। और आपको एक सोर्स भी मिलेगा जिसमें बताया हुआ है कि भाई कुछ पर्टिकुलर ना, इसको मैंने देखो लगाया भी हुआ है यहाँ पर कि कुछ तरीके थे, मतलब देयर वर 6 फॉर्म ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ, यानी विमेन के लिए 6 तरीके थे जिनके थ्रू वो वेल्थ को एक्वायर कर सकती हैं। अब हम वर्ण के बेसिस पे बात करें कि वर्ण को लेकर लोग कितने वेल्दी थे, कौन से वर्ण के लोग कितने वेल्दी थे, तो आप ये देखोगे यहाँ पर जो क्षत्रिय थे उनके पास तो काफ़ी प्रॉपर्टी होती थी, काफ़ी वेल्दी हुआ करते थे। ब्राह्मण्स के पास भी अच्छी खासी वेल्थ होती थी बिकॉज क्षत्रिय उनको गिफ्ट में दिया करते थे। वैश्य में अगर कोई अच्छा खासा खेती कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, तो उनके पास भी काफ़ी पैसा हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर अलाउ नहीं था कि इनको शूद्रास को अलाउ नहीं था कि वो यहाँ पर प्रॉपर्टी वगैरह एक्वायर कर सकें। इनके पास ज़मीन वगैरह इतनी हमें देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप वर्ण के बेसिस पे भी इस चीज़ को देख सकते हो।
लेकिन हमें ये वेल्थ, ठीक है भाई, ये वेल्थ हमें देखने को मिल रही है कि भाई यहाँ पर ऊपर के जो 3 वर्ण हैं ये काफ़ी वेल्थी हैं एज कम्पेयर टू द शूद्रास। बट हमें इसका एक एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है। वो हमें मिलता है कि होता क्या है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि साउथ में चोल चेर पंड्या जैसी डायनेस्टीज सामने आती हैं जिनको आप चीफडम्स बोलोगे। इसमें ये था ना, इसमें ना ये वेल्थ को शेयर भी करते थे आपस में, यानी हमें एक अल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो भी देखने को मिलता है वेल्थ को शेयर करने का। यानी मान लो इन्होंने, इनके किसी राजा वगैरह ने, राजा तो नहीं बोलते थे, चीफडम्स बोलते थे, उन्होंने किसी के ऊपर अटैक किया, जो भी पैसा आया आपस में बांट लिया करते थे। तो एक वेल्थ शेयरिंग का हमें कंसेप्ट भी देखने को मिलता है फ्रॉम तमिल संगम, मतलब तमिल वाला जो रीजन है उसमें संगम पोयम इसका एक हमारे पास सोर्स है इस चीज़ को लेकर। और ये भी चीज़ है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था किसके बीच में, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था राजा के बीच में, यानी रूलर के बीच में, और उसकी प्रजा के बीच में। इसका मतलब इसमें ना, इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो कि छोटा सा यहाँ पर ऐड कर दिया है, इसको भी यहाँ पर ही आप देख लो, इसमें बताया हुआ है इस चीज़ के बारे में कि किस तरीके से किंग वाला सिस्टम आया, कैसे राजा सामने आया। तो इसमें यह बताया गया है कि एक हमें सुत पिटक नामी किताब मिलेगी, इसके बारे में वी विल स्टडी अबाउट इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसमें एक स्टोरी है कि कैसे ओरिजिन हुआ ह्यूमन सोसाइटी का। तो उसमें ये बताया गया कि भाई स्टार्टिंग में लोग आराम से रहते थे, ठीक है, पीसफुली रहते थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों में गुस्सा, ठीक है, एक दूसरे को लेकर जो डिसऑनेस्टी है, ग्रेडीनेस है, वो बढ़ती गई। उसके बाद फिर ये बोला गया, फिर लोगों ने ये सोचा कि भाई जो भी गलत काम कर रहा है एक ऐसा बंदा बनाओ जो कि इन सभी को पनिश करेगा, जो भी गलत काम करता है, और उस पनिशमेंट के, उस सर्विस के लिए हम उसको कुछ चावल दे देंगे, कुछ मतलब शेयर दे देंगे राइस का, और इस पर्सन को महासमत्ता बोला जाएगा, महासमत यानी द ग्रेट इलेक्ट। इस तरीके से राजा का सिस्टम आया, राजा का कंसेप्ट आया, राजा इस तरीके से आया। लोगों ने राजा अपना चुना और उसको वो टैक्स की फॉर्म में उसकी सर्विस के लिए पैसे दिया करते थे, पेमेंट दिया करते थे। तो एक छोटा सा टॉपिक है, आई होप आपको हल्का बहुत समझ में आया होगा। 1 मार्क में अगर एमसीक्यू आता है तो आपको महासमत क्या होता है ये सब पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने इस चैप्टर में जो भी चीज़ों के बारे में पढ़ा है, जिन भी चीज़ों के बारे में, बेसिकली पैट्रिलिनी, मैट्रिलिनी हो गया, ठीक है, गोत्र सिस्टम, वर्ण सिस्टम, उसका जो अल्टीमेट एक सोर्स है वो है महाभारत। तो महाभारत या कोई भी टेक्स्ट है, हिस्टोरियंस इसके बारे में किस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे उन्होंने इस महाभारत को रिकंस्ट्रक्ट किया। तो इसके लिए ना कई सारी चीज़ें वो देखते हैं। जब कोई भी टेक्स्ट हिस्टोरियंस पढ़ रहे हैं तो वो कई सारी चीज़ों को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उस टेक्स्ट की लैंग्वेज क्या है, ठीक है, उसका ऑथर कौन है, क्या पॉसिबल डेट है जब उसको कंपाइल किया गया, कंपोज किया गया। तो कई सारी चीज़ें हैं, तभी तो वो एक कंक्लूजन निकाल पाते हैं, एक तरीके से हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं। तो हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो अगर हम लैंग्वेज की बात करें महाभारत की, तो आप ये देखोगे जो लैंग्वेज है महाभारत की वो संस्कृत है। लेकिन मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर के, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम महाभारत के टेक्स्ट को अलग अलग वर्जन में लिखा जाता है, मतलब अलग अलग तरीके से लिखा जाता है बाय डिफरेंट ऑथर्स, और अलग अलग लैंग्वेज में लिखा जाता है, रीजनल लैंग्वेजेस में। तो कोई एक सिंगल यहाँ पर हमें लैंग्वेज देखने को नहीं मिलेगी। जैसे सिंगल ऑथर नहीं है वैसे सिंगल लैंग्वेज भी नहीं है। कंटेंट की बात करें तो कंटेंट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो नरेटिव वाला पार्ट है जिसमें मेन स्टोरी है, भाई कौरव पांडव में लड़ाई होती है, 18 डेज ये महाभारत का युद्ध चलता है ओवर द कुरुक्षेत्र के ऊपर, ठीक है। एक है डायडेक्टिक। डायडेक्टिक का मतलब है ऐसा पार्ट महाभारत का जिसमें ना सोशल नॉर्म्स हैं, यानी सोसाइटी के बारे में लिखा है, यानी इंस्ट्रक्शंस गिवन है। और भगवत जो गीता है वो इसी का ही पार्ट है, जिसमें लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को इंस्ट्रक्शन देते हैं। और जो भी सोसाइटी के बारे में हमने बातें पढ़ी है ना, वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। बट ये ना वाटर टाइट नहीं है, मतलब कुछ आपको डायडेक्टिक का पार्ट नरेटिव में देखने को मिल जाएगा और कुछ नरेटिव का पार्ट यू विल फाइंड इन द डायडेक्टिक। तो ये वाटर टाइट नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 3 मार्क्स में इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन की बात हम अलग से कर लेंगे, क्वेश्चन तो आएंगे जो कि आप देख सकते हो, इसके बारे में अलग से हम बात कर लेंगे, वीडियो आ जाएगी। या पिछले साल के बच्चों के लिए मैंने जो भी वीडियोस अपलोड करी हैं उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसके थ्रू भी तैयारी कर सकते हो। बहुत ही अच्छी लेवल की वीडियोज़ हैं वो। अब हम ऑथर्स की बात करें तो कोई सिंगल ऑथर नहीं है, बट ये एज पर दी सोर्सेज और एज पर दी ये बोला जाता है कि भैया लॉर्ड गणेश ने महाभारत लिखी है और डिक्टेट करी थी व्यास ने, सेज व्यास ने।
जो कि ऐसा माना जाता है दिस इज द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द महाभारत। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और भी कई सारे ऑथर्स आते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखते हैं महाभारत को, तो वी कांट से कि भाई एक सिंगल ऑथर है। और स्टार्टिंग में तो यहाँ पर क्या होता है, स्टार्टिंग में जो भी चैरियोटर बार्ड्स होते थे ना, जिनको सूतास बोला गया है, जो कि एक तरीके से सारथी होते थे, जो कि रथ चलाते थे अपने, उनको लेके जाते थे, जो भी रथ के ऊपर होता था ना उनको लेके जाते थे युद्ध भूमि में। तो उन्होंने एक तरीके से ना पोएम्स कंपोज करी अपने हेड जिनको वो ले जा रहे हैं उनके बारे में, ठीक है। उसके बाद जाके इन पोएम्स वगैरह को लिखा गया। तो स्टार्टिंग में ये ओरिजिनल ओरली सर्कुलेट होती हैं, लेकिन बाद में इनको लिखा जाता है। ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। और हम ये बोल सकते हैं जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो कि हम ये मानते हैं एज पर दी सोर्सेज सेज व्यास ने लिखा है, मतलब इन्होंने डिक्टेट किया, लॉर्ड गणेश आते हैं और फिर वो लिखते हैं, बट कोई सिंगल ऑथर नहीं है। मल्टीपल लैंग्वेजेस में ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम और मल्टीपल ऑथर्स के द्वारा महाभारत को अपने अपने तरीकों से लिखा गया है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि भाई किस टाइम पीरियड पे लिखा गया, कौन सा वो टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड है जो कि हम बोल सकते हैं कि जो नरेटिव वाला पार्ट है ना, उसको अराउंड 200 BCE से लेकर 200 CE के बीच में लिखा गया, यानी इन 400 सालों के बीच में लिखा गया। और जो डायडेक्टिक वाला पार्ट है इसको बाद में ऐड किया जाता है, अराउंड 200 CE से लेकर 400 CE के बीच में लिखा जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। स्टार्टिंग में कम वर्सेस हुआ करते थे, लेकिन आगे चल के इसमें 1 लाख वर्सेस हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये ट्रेडिशनली माना जाता है कि भैया ये जो सेज व्यास है इन्होंने महाभारत को कंपोज किया है। इस प्रकार के एग्जाम में आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम के अंदर, राइट। अब हम ये देखते हैं कि महाभारत के बारे में हमें कुछ एक्सकेवेशंस भी देखने को मिलेंगी कि भाई खुदाई वगैरह हुई हो, कुछ हमें एविडेंसेस मिले हो। तो इसमें आपको एक आर्कियोलॉजिस्ट का नाम देखने को मिलेगा। ये बात है 1951-52 की, जो कि है बीबी लाल। बीबी लाल यहाँ पर आप इनको देख सकते हो, ये एक्सकवेट करते हैं और इन्हें हस्तिनापुर नाम का एक विलेज मिलता है। ये वही हस्तिनापुर है जिसका मेंशन हमें महाभारत में देखने को मिलता है। और ये बताते हैं कि इन्हें कई प्रकार की सेटलमेंट्स देखने को मिलती हैं, जिनमें से ना 5 प्रकार की मिलती हैं जो कि हमें टाइम को दिखाती हैं, जिससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई लोग किस तरीके से रहते थे। इसमें से जो सेकंड फेज़ है और जो थर्ड फेज़ है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सेकंड फेज़ में जो लोग थे वो किस प्रकार के घरों में रहा करते थे, जैसे कि भाई इन्होंने मतलब मड का, रीड का वॉल्स वगैरह बनाई हुई थी। उसके बाद सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, थोड़ी बहुत डेवलपमेंट आती है, यानी कि सेकंड फेज़ पुराना है और थर्ड फेज़ थोड़ा नया है, रिसेंटली का है एज़ कम्पेयर टू सेकंड फेज़। थर्ड फेज़ में हाउसेज जो हैं वो किसके बने थे, मतलब मड ब्रिक्स के, इवन बंड ब्रिक्स का भी यूज़ किया जाने लगा। ड्रेनेज सिस्टम, वेल्स भी हमें देखने को मिलती हैं। तो यही बात है कि भाई आप जैसे जैसे अंदर गहराई में एक्सकेवेट करते जाओगे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो 1 मार्क के लिए आप याद रख सकते हो बीबी लाल का नाम रिलेटेड टू हस्तिनापुर। सेकंड फेज़ में क्या है, थर्ड फेज़ में क्या है, कौन सा रिसेंट है। अब एक चीज़ और है, महाभारत को ना डायनामिक टेक्स्ट बोला जाता है। डायनामिक टेक्स्ट का मतलब है, देखो 2 चीज़ें होती हैं। एक क्या है, एक पार्ट होता है भैया स्टैटिक, जो भी कोई भी चीज़ फिक्स है उसको आप स्टैटिक बोल देते हो। एक चीज़ होती है डायनामिक, जो कि चेंज होती रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब महाभारत में ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरी स्टोरी बदल गई हो, लेकिन डायनामिक टेक्स्ट महाभारत को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो महाभारत एक ऐसी, हम बोल सकते हैं भाई ऐसी तो एपिक या स्टोरी तो नहीं है जिसको एक ही लैंग्वेज में लिखा गया एक ही ऑथर के द्वारा। इसको वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में लिखा जाता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा जाता है डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा। और यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी। और एक मतलब सेवरल स्टोरीज़ को, अलग अलग स्टोरीज़ को अलग अलग तरीके से भी बताया जाता है डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा, ठीक है। तो द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द एपिक वॉज ऑफन रिटोल्ड इन डिफरेंट वेज। और इसके जो एपिसोड्स हैं उनको कई सारी फॉर्म्स में, स्कल्पचर्स में, पेंटिंग्स में भी शो किया जाता है। इवन आपको महाभारत से रिलेटेड कुछ प्लेज, डांस, टीवी में नाटक वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। तो महाभारत एक डायनामिक टेक्स्ट है, यानी इसमें हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस देखने को मिलेंगे। कई सारे लैंग्वेज में लिखी गई, कई सारे ऑथर्स के द्वारा अलग अलग तरीके से स्टोरीज को बताया गया है, ठीक है। और कई सारे वेज में, कई सारे वेज के थ्रू, तरीकों के थ्रू इसको डिपिक्ट किया जाता है। तो इट्स नॉट दी स्टैटिक टेक्स्ट कि भाई एक ही बुक है उसी में सब कुछ है, नहीं, इट्स अ डायनामिक टेक्स्ट, ठीक है। और मोस्टली हर टेक्स्ट में आपको ये चीज़ देखने को मिल ही जाएगी। तो दिस वॉज दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं। हमने 40 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है।
अब हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, दैट इज थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, और इस वाली किताब को कंप्लीट कर देंगे। फिर हम चले जाएंगे मेडिवल हिस्ट्री की तरफ। आई होप आपको सीरीज समझ में आ रही है, पसंद आ रही है। पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा, जो भी वीडियोस आएंगी आपको उसी में मिल जाएंगी, ठीक है, सारी मतलब वीडियोस मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट को फॉलो करना, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। कमेंट में ज़रूर बताना कैसी आपको वीडियोस लग रही हैं, क्या इसमें मैं और इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकता हूँ, चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और किन टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।